हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, और उसके लिए हमने एनर्जी आइगन फंक्शन कुछ ऐसे निकाली थी और एनर्जी आइगन वैल्यू हमने कुछ इस तरह से निकाली थी। इस वाले इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की, और ज़ीरो पॉइंट एनर्जी को अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे। तो बिल्कुल है कि व्हाट डू यू मीन बाय ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एंड इसका किस प्रकार से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बिल्कुल अपन यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी की हम बात करें तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, ये है, ये आपका एनर्जी आइगन फंक्शन है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी। ये जो एच एन एक्स है ये आपका हर्माइट पॉलिनोमियल होता है। ये ई एन एनर्जी आइगन वैल्यू आई थी एन के लिए। अगर हम इसमें अपन ज़ीरो पॉइंट एनर्जी के लिए एन बराबर ज़ीरो रख दूँ तो मेरे पास में जो ई वन मुझे मिलता है, या ई ज़ीरो बोल देता हूँ इसको मैं, ये मुझे मिलता है एन की जगह ज़ीरो रखने पर हाफ एच क्रॉस ओमेगा। यही वैल्यू जो है, इसी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी अपन इसको यहाँ पर कहते हैं। तो ये ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आपकी आती है। मतलब हार्मोनिक ऑस्किलेटर जब यहाँ से क्या करता है, वाइब्रेट करता है। हार्मोनिक ऑस्किलेटर जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी मिनिमम एनर्जी जो होती है, ज़ीरो पॉइंट एनर्जी जो होती है, वो हाफ एच क्रॉस ओमेगा आती है। तो अब यहाँ से ज़ीरो पॉइंट एनर्जी है, अपन यहाँ से कुछ और चीज़ें कह सकते हैं, बाद में मैं इसको यहाँ पर डिफाइन करूँगा भाई किस प्रकार से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इंटर रिलेट होता है। तो ये एनर्जी ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आपकी यहाँ पर कहलाती है। तो ज़ीरो पॉइंट एनर्जी आपकी यहाँ पर ही होती है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी स्टेट में इसकी एनर्जी होती है, ये ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है, और ये क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होती है, इंटर रिलेट होती है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है, इंटर रिलेट होता है। भाई हम ये कहते हैं कि जब x बराबर ज़ीरो, जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि x बराबर ज़ीरो होगा, तो x बराबर ज़ीरो पर आपका मोमेंटम भी क्या होगा, वहाँ पर ज़ीरो होगा। एट उसकी रेस्ट पोजीशन जो होती है, साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था पर जो है x और p दोनों ज़ीरो होते हैं। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी कण की, किसी पार्टिकल की सिचुएशन और किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास ज़ीरो पॉइंट एनर्जी ये आती है और उसको अपन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप इन दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मल्टीपल है डेल पी एक्स डॉट डेल एक्स, ये एक फिक्स क्वांटिटी के इक्वल या इससे ग्रेटर देन होता है। ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अगर हम बात करें कि जो आपका हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, इस हार्मोनिक ऑस्किलेटर की टोटल एनर्जी, तो हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है E इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी, और वो होती है पी एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना है आपका 2m प्लस का हाफ के और एक्स स्क्वायर, यही होता है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। ये हमारे पास हार्मोनिक ऑस्किलेटर की काइनेटिक एनर्जी है। अगर P में अगर आपका यहाँ पर अनसर्टेनिटी डेल पी एक्स हो और x में अनसर्टेनिटी अगर डेल एक्स हो, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये डेल पी एक्स अपन में 2m और ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास बन जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 4 से मैं इस डेल पी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, उसको यहाँ ला के रख देता हूँ। तो E इजिकल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1/2m, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, इंटू डेल पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका एच कट स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन में 2, और 2 की जगह ये दोनों का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा आपका। ये भाई यहाँ से इसको उठा के नीचे ले जाऊँगा और स्क्वायर करूँगा तो एच कट स्क्वायर अपॉन में 4 डेल एक्स स्क्वायर, यही होगा, ये बन जाता है। और प्लस का कितना बन जाता है, हाफ के और ये डेल एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आता है। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास आ जाती है और यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ। अब यहाँ पर ये है कि इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दूँ तो E इजिकल टू कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा एच कट, है ना, एच कट स्क्वायर, और ओवर कितना है आपका, ये एच कट स्क्वायर डिनोमिनेटर में कितना है 4m डेल एक्स स्क्वायर, 4m भाई यहाँ से आपका ये है डेल पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m आपके पास में है, तो डेल पी एक्स स्क्वायर ओवर 2m, है ना। तो यहाँ से जो है आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। तो हाफ मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से,
इन दोनों में से ही। ये बन जाएगा आपका एच कट स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 4m डेल एक्स स्क्वायर, यही होगा। और प्लस का थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया इसको मैंने k और डेल एक्स, क्योंकि हाफ की मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने हाफ को बाहर ही कर दिया, ये आपके पास में आता है। अब हम यहाँ चाहते हैं कि E, क्योंकि अपन 0 पॉइंट एनर्जी की बात कर रहे हैं, 0 पॉइंट एनर्जी के लिए अगर हम E को मिनिमम करना चाहते हैं तो E के मिनिमम होने के लिए जो आपका DE अपॉन में यहाँ से D और डेल एक्स के रेस्पेक्ट में इसका जो इंटीग्रेशन क्या हो जाना चाहिए, मिनिमा की कंडीशन, जो क्वांटिटी मिनिमम होना चाहती है तो उसके लिए जिसके रेस्पेक्ट में मिनिमम हो रही है उसके रेस्पेक्ट में उस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। ये मैक्सिमम मिनिमाई कंडीशन इसको यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास में आता है DE अपॉन में D डेल एक्स, इसको मैं डेल एक्स के रेस्पेक्ट में E को डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा 1/2। तो ये तो आपका एज इट इज़ है, बाद में इसको जीरो कर दूंगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ से ये आपका एच कट स्क्वायर अपॉन में 4m, ये भी एज इट इज़ है, तो एच कट स्क्वायर अपॉन में यहाँ से ये 4m है, ये भी एज इट इज़ है। और डेल एक्स स्क्वायर को उठा के ऊपर ले जाऊंगा, सॉल्व करूंगा तो -2, तो ये बन जाएगा आपका कितना हो जाएगा इन द ब्रैकेट -2 अपॉन में क्या बन जाएगा डेल एक्स की पावर 3, यही तो होगा। मतलब उठा के ऊपर ले गया, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल एक्स की पावर -2 बाहर और वापस से नीचे की तरफ आ गया, तो ये आपका बनेगा -2 अपॉन में ये डेल एक्स की पावर ये 3 हो जाएगा आपका। और साथ में इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड टर्म को, तो सेकंड टर्म को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k डेल एक्स, यही होगा क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा आपका, ये 2 डिफरेंशिएट होके, और ये क्वांटिटी क्या हो जानी चाहिए, जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। डी अपॉन डेल एक्स जीरो के इक्वल, तो ये भी जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। तो ये हाफ जाके जीरो हो ही जाएगा उसके साथ में। इसको मैं लिख दूंगा यहाँ से कितना, तो ये मैं लिख दूंगा 2k और डेल एक्स, और ये पूरा का पूरा उठ के उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 से इसको कैंसिल भी कर दूँ, ये 2 कर देता हूँ, तो इसको लिख दूंगा मैं एच कट स्क्वायर ओवर कितना है 2m, और ये बन जाएगा डेल एक्स की पावर 3, ऐसा ही तो है। ये उठ के ऐसा कैसा उधर चला जाएगा आपका, और ये कंडीशन मुझे यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से मैं इस डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू में निकालता हूँ, तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो डेल एक्स स्क्वायर जो होगा यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू में निकालता हूँ यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इस डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, डेल एक्स क्यूब है आपका ये और साथ में डेल एक्स है, और डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैं निकालता हूँ। तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ एच कट स्क्वायर है आपका, है बिल्कुल, ये 2 और ये ओवर के, ये भी आपका इधर की तरफ ही आ जाएगा, तो 2k, ठीक है। और यहाँ से क्या रहेगा, साथ में कितना है आपका 2m भी यहाँ पर है, तो 2m भी है, और ये डेल एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा, ये पावर 4 होगी ना इसकी, इसीलिए यही तो होगा ना कि डेल एक्स क्यूब और उठा के उधर ले जाएंगे इसको, डेल एक्स की पावर कुछ ऐसे बनेगी ये, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करें भाई, इस k की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, और k की वैल्यू हम यहाँ पर जानते हैं, देखिए यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई डेल एक्स की पावर 4 बन जाएगा, इजिकल टू एच कट स्क्वायर हो जाएगा 2k, और ये नीचे आ जाएगा डेल एक्स। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको स्क्वायर लिख देता हूँ, और इसमें से भाई एक स्क्वायर का स्क्वायर, और वो स्क्वायर चल के इधर पावर 1/2 हो जाएगी, और ये इधर है ही सही, तो डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इतनी आएगी। ये इक्वेशन नंबर हो जाती है आपकी, ये 4 लिखी थी मैंने, इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, ये वाली इक्वेशन, और यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास में 6 आ जाती है। तो फ्रॉम 6 इन 5 में इस डेल एक्स की वैल्यू को ले जाके पुटअप कर देता हूँ यहाँ पर मैं, तो E इजिकल टू कितना आएगा आपका, E इजिकल टू बनेगा आपका यहाँ से भाई हाफ, तो यहाँ से फिर से बाहर की तरफ कॉमन निकल रहा है, तो इस हाफ को अपन क्या कर देंगे बाहर ही निकाल लेंगे, तो ये हाफ तो हमने बाहर ले ही लिया है, और साथ में कितना रहेगा, ये है आपका कितना डेल पी एक्स, है ना, और डेल पी एक्स बराबर कितना है, तो डेल पी एक्स चाहो तो इस वैल्यू को यहाँ ला के रख दो, इसमें ये वाली इसमें ला के रख देते हैं, इस वैल्यू को ला करके, है ना, इसमें इस वैल्यू को ला के पुट कर देते हैं, इससे हमारा क्या है कि भाई इक्वेशन 7, इसको 6 बोल देता हूँ, इसको 7 बोल देता हूँ, ऐसा करता हूँ।
तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 इन 6 क्यों दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो जो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व की हुई इक्वेशन तो इसमें ला के रखिए ना सीधा इसको, ये हाफ हो जाएगा आपका और ये बनेगा एच कट स्क्वायर ओवर 4m, ये हो जाएगा आपका। और ये डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, तो उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो डेल एक्स स्क्वायर की पूरी वैल्यू है, तो ये बनेगा आपका एच कट तो नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 2√m के, है ना, क्योंकि 1 डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो 2√m के अपॉन में एच कट ऐसा लिख दूंगा और प्लस साथ में कितना है आपका, प्लस है आपका साथ में k, और डेल एक्स की जगह डेल एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो एच कट अपॉन में 2√m के। यहां तक हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, एच कट से एच कट कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल इतना। और अब हम इसको लिख दें तो यहां से क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 1/2 एच कट। देखो अब ध्यान दे, थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं इक्वेशंस को मैं, तो 1/2 यहां से मैं इसको लिख दूं, ये एच कट ओवर में 2, ये भी ऐसा कैसा है, और देखो √m के है, √m के अपॉन में m, ऐसा ही तो है ये बेटे में, इसको मैं लिख दूं ऐसा और पूरे को लिख दूं m के अपॉन में k, मतलब k अपॉन में कितना हो जाएगा आपका m हो जाएगा यहाँ से, ये अंडर कितना बन जाएगा आपका k/m बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या है, ये है आपका k है इतना, और साथ में यहाँ पर काम करें, इस k की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो k की वैल्यू क्या होती है ये हम यहाँ से जानते हैं अच्छे से, है ना, k की वैल्यू क्या होती है, इस k की वैल्यू को मैं यहाँ से यह काम करते हैं कि ये जो आपका एच कट है ना, इस k को उठा के मैं अंदर ले जाता हूँ, यहाँ से जो k है इस k को उठा के अंदर ले जाता हूँ, तो देखो क्या बचेगा यहाँ से, एच कट बाई 2 होगा अगेन, है ना, और k उठ के अंदर तो वैसा ही √k² और k से के तो √k/m फिर से बन जाएगा मेरे पास में, ये √k/m बन गया, तो कितना हो गया, एच कट बाई 2 √k/m प्लस एच कट बाई 2 √k/m, तो 2 एच कट अपॉन में 2 इंटू √k/m, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 तो बाहर का चल ही रहा है, और ये बन जाएगा एच कट √k/m, और k/m मैंने शुरू में कहा था जब मैंने डेरिवेशन स्टार्ट किया था, और वहां मैंने कहा था कि E = हाफ, और ये वैल्यू जो होती है आपकी ओमेगा की होती है, यही तो आ रही है आपकी एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी इस इक्वेशन में आइगन वैल्यू में रखी थी तो इतनी आई थी, हाइजेनबर्ग के साथ ऐसे हमने इसको प्रूव किया, तो हमने इसकी 0 पॉइंट एनर्जी क्या करी है, फाइंड करी। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल अपनी मिनिमम स्टेट में भी होगा तो भी उसकी एनर्जी यहां पर 0 नहीं होगी, और उसी एनर्जी के कारण से आपका ये हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऐसे तो करता है, ये अपन पेंडुलम ले लें, आपने यहाँ से इसको खींच दिया तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है यहाँ इसकी एनर्जी 0 हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, जब पार्टिकल यहाँ आता है तो 0 पॉइंट एनर्जी में होता है, इसकी 0 पॉइंट एनर्जी इतनी होती है, इसी एनर्जी के इफेक्ट से ये दूसरी ओर निकल जाता है और हार्मोनिक ऑस्किलेशन यहाँ पर ये करने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर अपन बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती, मतलब जब आपका पार्टिकल या हार्मोनिक ऑस्किलेटर 0 एनर्जी स्टेट में होता है तो भी उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम इसके अंदर होती है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसका और कर्व खींच सकते हैं, इसका कर्व कुछ इस तरह से हमें फाइंड आउट होता है, आप जानते हैं इस कर्व को, ऐसे ही हमें कर्व इसका फाइंड आउट होता है। ये इसकी x = 0 की कंडीशन है, और ये क्या करता रहता है, ये पोटेंशियल है आपका इस एक्सिस पे लिया है मैंने, और ये डिस्टेंस थी इस एक्सिस पे लिया है, तो इस तरह से क्या करता है, इसका पोटेंशियल अपने पास में कर्व आता है। ठीक है, हम बिल्कुल खींच सकते हैं, h n = 1 के लिए यहाँ से खींच सकते हैं, तो ये h क्रॉस ω/2 आता है। फिर ये इस तरह से एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है यहाँ पर, वो क्या है कि हम जब यहाँ पर कहते हैं कि भाई आपका जो है यहाँ तक तो मैं आ गया था, चलो ये है ना, यहाँ से हमने इसको प्रूव भी कर दिया, एग्जाम इसको बिल्कुल पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखें कि व्हाट डू यू मीन बाय 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी से आप क्या समझते हैं, एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए इसका हाइजेनबर्ग की सहायता से इसका सिद्ध कीजिए कि हाफ h क्रॉस ओमेगा होता है, तो अपन प्रूव कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपका हो गया। अब मैंने n की जगह में कितना रख दूं, यहाँ से 1 रख दूं, तो E1 कितना निकलता है मेरे पास, तो ये बन जाता है 1 रखूंगा तो 3/2 h कट ओमेगा। अगर मैं n = 2 रखूंगा तो E2 = कितना बनेगा, ये बन जाएगा 5/2 h कट ओमेगा। अब मैं यहाँ से डेल E निकालता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ पहले इन दोनों का, तो E1 - E0 ये हमारे पास क्या आता है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा,
ये बन जाएगा आपका h कट ओमेगा, बनेगा बिल्कुल। और इसी प्रकार से मैं डेल E2 निकालता हूँ तो ये बनेगा आपका E2 माइनस E1, दूसरा एनर्जी का डिफरेंस। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी क्या आएगा, ये h कट ओमेगा ही आएगा। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर की जीरो एनर्जी स्टेट में एनर्जी जीरो नहीं होती, बल्कि कुछ न कुछ एनर्जी इसकी होती है जो हाफ h क्रॉस ओमेगा होती है, जैसे 0 पॉइंट एनर्जी अपन यहाँ पर कहते हैं। साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो एनर्जी कैसी है, ये क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट वैल्यूज है इसकी। मतलब एक एनर्जी स्टेट में इतनी वैल्यू, दूसरे एनर्जी स्टेट में इतनी वैल्यू, तीसरे एनर्जी स्टेट में इतनी वैल्यू, इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड यहाँ पर होती है। तो क्वांटाइजेशन का रूल भी यहाँ फॉलो होता है। साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि एनर्जी का डिफरेंस क्या आ रहा है, एक दूसरे के इक्वल, आगे में निकालेंगे तो भी यही आएगा। तो ये एनर्जी लेवल्स जो होते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ से क्या होते हैं, बिल्कुल बने हुए होते हैं अगर अपन कर्व खींचे n बराबर 1 2 3 के लिए। तो इस तरह से हमारे पास में वन डायमेंशनल ऑस्किलेटर के लिए हम 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वन डायमेंशनल ऑस्किलेटर हुआ। 0 पॉइंट एनर्जी हमने यहाँ पर इसको इस तरह से कह दिया और 0 पॉइंट एनर्जी हमने यहाँ पर इसके लिए निकाल ली। अब आगे हम इसमें कुछ और ऑपरेटर्स की बात करते हैं, और उन ऑपरेटर्स के लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ अपने पास में यहाँ पर है आपका पैरिटी, सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन। तो सबसे पहले पैरिटी की बात कर लेते हैं। तो पैरिटी वेव फंक्शन क्या होता है, ये पैरिटी वेव फंक्शन क्या है, तो पैरिटी वेव फंक्शन, पैरिटी की बात करते हैं या पैरिटी अपन प्रॉपर्टी की बात कर ले, तो पैरिटी प्रॉपर्टी होती क्या है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि एक पैरिटी ऑपरेटर P एक ऐसा ऑपरेटर होता है। तो पैरिटी ऑपरेटर P इज एन ऑपरेटर सच दैट कि हम यहाँ पर क्या करें कि अगर किसी भी पोजीशन अपन x ले लें, पैरिटी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी भी पोजीशन के फलन के फंक्शन साई x पर ऑपरेट करने पर, यदि अपन P को इस पोजीशन का जो फंक्शन होता है साई x, इस पर इसको ऑपरेट करते हैं तो ये क्या कर देता है, इसको जो है माइनस x में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसको नेगेटिव वैल्यू इसकी यहाँ पर ये बना देता है। मतलब x को किस में चेंज कर देता है, ये माइनस x में चेंज कर देता है पोजीशन को। एंड पैरिटी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर सच दैट जो पोजीशन के वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने पर इस x को माइनस x में चेंज कर देता है। मतलब पैरिटी ऑपरेटर P और फंक्शन साई x पर अपन ऑपरेट करें तो हमें साई माइनस x यहाँ पर मिल जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटर को अपन क्या बोलते हैं, पैरिटी ऑपरेटर यहाँ पर कहते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं श्रोडिंजर वेव फंक्शन। हम श्रोडिंजर वेव फंक्शन की बात करते हैं। श्रोडिंजर वेव फंक्शन को अपन यहाँ एज ए एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि h साई x दैट्स इज इक्वल टू e साई x, ये होता है आपका h साई x दैट्स इक्वल टू e साई x, जहां पर जो आपका h जो है ना, h हैमिल्टनी, वो हर्माइट पोलिनोमियल था, हैमिल्टनी है ना, और हर्मिटियन तीनों अलग अलग हैं। तो हैमिल्टन ऑपरेटर यहां पर कहलाता है। और इसकी जो वैल्यू हमने लिखी भी थी जब हमने लास्ट चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया था, तो जो h की वैल्यू होती है ये होती है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। ये वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन से मैंने इसको फाइंड किया था। तो माइनस का h का स्क्वायर अपॉन में 2m d2 अपॉन में dx स्क्वायर साई तो बाहर निकाल लिया, तो d2 अपॉन में dx स्क्वायर या डेल स्क्वायर भी लिखा था हमने इसको, और प्लस vx। अरे भाई 3 डायमेंशनल क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 3 डायमेंशनल के लिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, और 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं इसलिए 1 डायमेंशनल के लिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये h ये आपका हैमिल्टनी ऑपरेटर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यदि अपन यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी रीजन है, ये पोटेंशियल एनर्जी रीजन कैसा है आपका, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने से मतलब क्या है कि अगर मैं v माइनस एक्स रखता हूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाता है, vx मिल जाता है। इसकी हमने बात करी भी थी, एक पोटेंशियल वेव लिया था और मैंने कहा था कि यहाँ से आपका ये 0 है, इस तरफ a है, इस तरफ माइनस a है, और हमने इसको सिमेट्री लिया था, मतलब v माइनस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। और था भी सही क्योंकि पार्टिकल अंदर था, तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, बट अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि अंदर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है।
अंदर हमने पोटेंशियल को V0 माना था, अंदर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट एनर्जी, तो V माइनस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये सिमेट्री कंडीशन कहलाती है। तो यदि आपकी पोटेंशियल एनर्जी रीजन सिमेट्रिक हो तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं मैं इसमें H माइनस एक्स, इसको मैं ऑपरेट करता हूँ तो H माइनस एक्स दैट्स इज इक्वल टू एच एक्स की जगह मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर H माइनस एक्स रखता हूँ, तो H माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा आपका, तो माइनस का H कट स्क्वायर ओवर 2m और साथ में कितना है d2 अपॉन में dx स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस रखूँ तो वापस से प्लस बन जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, और प्लस v और यहाँ पर रख देता हूँ मैं कितना माइनस एक्स, ये रख देता हूँ मैं इसको इस तरह से। और अब जब इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये वापस से एच एक्स की वैल्यू आ जाती है, तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आता है आपका एच एक्स बन जाता है, क्योंकि v माइनस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स है, तो ये इक्वेशन मुझे फिर से मिल जाएगी। तो h माइनस एक्स को लिखता हूँ, ये आपका एच एक्स ही बोल सकते हैं इसको, आप एच एक्स ऐसा कह सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इसको ले रहा हूँ, वन डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं इस पर पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूँ, तो पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है अपने पास में, यहाँ पर में फंक्शन है आपका साइन, मैं यहाँ से पैरिटी ऑपरेटर हैमिल्टनियन ऑपरेटर एक दूसरे के क्या होते हैं पैरिटी में होते हैं, उसको मैं यहाँ से प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये साइन अपने पास में है एक्स है, बिल्कुल ये वेव फंक्शन है, और वेव फंक्शन है और साथ में मैंने इसको क्या कर दिया h माइनस एक्स, एच एक्स को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, एच एक्स को मैंने अप्लाई किया यहाँ से। और अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूं तो पी एच एक्स साई एक्स दैट्स इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए आपका, मैंने पूरा का पूरा एक फंक्शन मान लिया ऐसा, और हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि पी और एच दोनों कैसे हैं पैरिटी में है, तो यहाँ से एच एक्स साई एक्स है, ये फंक्शन एरिया पे मैंने पैरिटी ऑपरेटर दिया, तो क्या होगा ये बन जाएगा आपका एच माइनस एक्स और साई माइनस एक्स बन जाएगा आपका, यही तो होगा। मतलब पैरिटी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो पोजीशन के वेव फंक्शन पर ऑपरेट करने पर उसको माइनस एक्स में चेंज कर दे। तो मैंने इस पूरे के पूरे वेव फंक्शन दोनों साइड्स में क्या किया, मैंने एच के दोनों साइड्स में मैंने क्या कर दिया साई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इस पूरे को फंक्शन मान के इसमें पैरिटी ऑपरेटर लगाया, तो पैरिटी ऑपरेटर इसको माइनस एक्स में चेंज कर दे, तो एच माइनस एक्स इज इक्वल टू साई माइनस एक्स होगा। बट अभी हमने कहा था एच माइनस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स होता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, तो यहां से ये बन जाएगा आपका, ये तो एच एक्स हो जाएगा एज इट इज, ऐसा कैसा हो जाएगा ये तो वापस, और ये बन जाएगा आपका साइन माइनस एक्स, तो ये साइन माइनस एक्स हो जाएगा। और साइन माइनस एक्स के लिए क्या रख सकता हूं मैं, पी साई एक्स रख सकता हूं, तो यहां से बन जाएगा आपका एच एक्स और ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। इसका मतलब इन दोनों को अगर देखता हूं मैं तो मुझे मिलता है पी एच एक्स, या सिर्फ एच लिख दो इसको, क्योंकि एक्स के एक वन डायमेंशनल की बात कर रहा है, वन डायमेंशनल को शो कर रहा है, तो पी एच, ये साई एक्स जो होगा ना, यहाँ पर ये साई एक्स है, कंपेरिजन करूंगा मैं दोनों साइड्स की, तो यहाँ साई एक्स तो फंक्शन है, दोनों जगह सेम रहेगा तो हट सकता है, तो पी एच इज इक्वल टू कितना बन जाता है एच पी बन जाता है, और इसको अपन लिखते हैं पी एच इज इक्वल टू, यहां से अपन लिख सकते हैं इसको 0, या एच पी इज इक्वल टू 0, एच पी इज इक्वल टू 0, ये होगा। यहां पर मैं एच का पैरिटी ऑपरेटर, मतलब एच का पैरिटी ऑपरेटर पी है, तो पी का पैरिटी ऑपरेटर क्या होगा एच होगा। इसका मतलब यहां पर ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इन दोनों में कम्यूटेटिव रूल होता है। आपने कम्यूटेटिव रूल पढ़ा है ना, पहले भी क्लासेस में पढ़ा है और अभी भी हम जानते हैं इस चीज को, तो कम्यूटेटिव ये उसमें रूल होता है, क्योंकि दोनों पी एच इजिकल टू एच पी, तो इसको लिख सकता हूँ इस प्रकार से, इस प्रकार मतलब हैमिल्टनी ऑपरेटर और पैरिटी ऑपरेटर दोनों में कम्यूटेशन रूल का फॉलो होते हैं दोनों ये, और ये ऑपरेटर कैसे होते हैं कम्यूटेटिव ऑपरेटर होते हैं। तो इस प्रकार से ये पैरिटी ऑपरेटर होता है, ये मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में लिया है। ये हम जानते हैं वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन से हैमिल्टनी ऑपरेटर की ये कंडीशन होती है। और अगर आपका सिमेट्रिक कंडीशन हो पोटेंशियल में तो ये होता है, तो मैं जब इसको एच एक्स की जगह एच माइनस एक्स रखता हूँ तो वापस से मुझे ये मिल जाता है। अब मैं इसको पूरे को एक फंक्शन मानता हूँ और उसमें पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट करता हूँ, तो डेफिनेशन से ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। बट हमने एच माइनस एक्स इजिकल टू एच एक्स लिया है और साई माइनस एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया पी साई एक्स, साई एक्स फंक्शन तो दोनों में जगह सेम है, हटा सकता हूँ, तो पी एच इजिकल टू एच पी।
इसका मतलब एच पी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पेरिटी ऑपरेटर और हैमिल्टनी ऑपरेटर में एक दूसरे के साथ में कम्यूटेटिव रिलेशन यहाँ पर होता है। तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कहते हैं। दूसरे होते हैं अपने पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होते हैं? तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होते हैं? सिमेट्रिक वेव फंक्शन आर दोज वेव फंक्शन कि इसमें अपन साइन माइनस एक्स रख दे इज इक्वल टू क्या मिल जाए अपने को? वो साइन एक्स मिल जाए, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंज ना हो। तो इस प्रकार के वेव फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्री वेव फंक्शन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, इसको मैं फ्रॉम फर्स्ट में इसको रख दूँ मैं, तो मेरे पास पी साइन एक्स, अगर मैंने जिस वेव फंक्शन पे पैरिटी ऑपरेटर को ऑपरेट किया है वो वेव फंक्शन सिमेट्री वेव फंक्शन हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इज इक्वल टू इस साइन माइनस एक्स की जगह में क्या रख सकता हूं? साइन एक्स यहां पर मैं रख सकता हूं, ठीक है। ये कंडीशन मुझे मिलती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, और अपना पेरिटी ऑपरेटर की डेफिनेशन से अगर हम इसको यहाँ पर इस प्रकार लिखे तो हमें मिलता है पी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मुझे मिल जाता है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आपका सिमेट्रिक वेव फंक्शन में यहाँ पर सममिति होती है, मतलब सिमेट्री वेव फंक्शन आपके क्या होते हैं? यहाँ पर इवन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। सिमेट्री वेव फंक्शन आर इवन फंक्शन, और इन अनदर वर्ड वी कैन से इनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो आइगन वैल्यू क्या होती है आपकी? ये 1 होती है, कोई भी चेंज नहीं आया, देख लो जरा। और यहाँ पर कितना है? मल्टीप्लाई में 1 है। अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ, देखो जैसे मैंने लिखा था एच साइन एक्स इज इक्वल टू ई साइन एक्स, तो यहाँ पर कंपेरिजन करूँ मैं इसको, तो यहाँ पर ई की जगह कितना है? 1 है, मतलब एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? इसकी 1 होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें इवन का रिलेशन होता है कि यहाँ पर ये अपने पास में 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पैरिटी जो आपके ये जो अपने ऑपरेटर है, जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, इनकी समता जो होती है, इनकी पैरिटी जो होती है, इनकी पैरिटी कैसी होती है? इवन होती है। ये 1+1 आ चुका है, और प्लस 1 आने का मतलब है कि आपकी वो इवन कंडीशन चल रही है, नेगेटिविटी कंडीशन नहीं चल रही है। तो पैरिटी ऑपरेटर कैसे होते हैं? पैरिटी ऑपरेटर की जो आपकी सिमेट्री कंडीशन के लिए, सिमेट्री वेव फंक्शन के लिए पैरिटी ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है, पैरिटी ऑपरेटर जो उनकी पैरिटी होती है इवन फंक्शन की, मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक वेव फंक्शन, सिमेट्री वेव फंक्शन की जो पैरिटी होती है वो पैरिटी कैसी होती है? इवन होती है, और इसके लिए आइगन वैल्यू हमें 1 मिलती है। अगर हम एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन ले लेते तो एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन के लिए क्या होगा कि एक वेव फंक्शन इस प्रकार से है कि उसमें साइन माइनस एक्स रखता हूँ इज इक्वल टू कितना बन जाता है? वो माइनस साइन एक्स कहलाता है। तो इस प्रकार का वेव फंक्शन एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन अपने पास में यहाँ कहलाता है, ठीक है। ये एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन हमारे पास में बनता है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर ये अपने पास बन जाता है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अगेन मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ इसी प्रकार से। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं? साइन एक्स इज इक्वल टू दोनों तरफ यहाँ पर पी ऑपरेट करूंगा मैं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना है आपका? यहाँ साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? पी साइन एक्स हो जाएगा। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? पी साइन एक्स दैट्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। इसका मतलब कि एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन की जो पैरिटी होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर माइनस आते पर कहेंगे ओड होती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्री के लिए जो एनर्जी आइगन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। इस प्रकार से सिमेट्री और एंटी सिमेट्री वेव फंक्शन को अपन यहाँ पर कह सकते हैं। जैसे हमने जब यहाँ पर पोटेंशियल स्टेप पढ़ी थी, है ना, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हमने यहाँ पर देखा था, और सिमेट्री पोटेंशियल वेल के लिए ये जो मैंने बनाया था अभी, ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल था आपका। यहाँ पर ऐसे मैंने कहा था ये -a, ये +a, ये आपका जो यहाँ पर है ये 0 है, और यहाँ पर एक m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है और अंदर पोटेंशियल एनर्जी V0 है, और ये सिमेट्री के इस O के रेस्पेक्ट में दोनों ओर, मतलब V - x इज इक्वल टू क्या है आपका? Vx है ना। तो उसके लिए हमने इसके लिए सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद में हमने जो वेव फंक्शन निकाला था ना, वो वेव फंक्शन कितना आया था? sin nx दैट्स इक्वल टू 1/a, और साथ में कितना आया था? cos n pi x/2a हमने फाइंड किया था, n pi x/2a। कब? जब n इज इक्वल टू 1, 3, 5 ऐसे हमने कहा था। और sin mx दैट्स इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था 1/a इंटू साइन n pi x/2a। कब? जब n इज इक्वल टू 2, 4, 6 की हमने बात करी थी। वहां भी हमने इसको सिमेट्री और एंटी सिमेट्री इवन और ओड नंबर्स में इसको डिवाइड किया था।
है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए साइन एक्स क्या है, एक 1 2 3 है ना, ये आपका 1 3 5, इसके लिए आपका साइन एक्स क्या है, ये एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस जब भी रखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, वो प्लस ही तो बनेगा, और इसकी पैरिटी क्या होगी, 1 होगी। और इसके लिए n इज इक्वल टू 2 4 6 के लिए अगर मैं कहूँगा तो 2 4 x 6 के लिए जो आपका वेव फंक्शन है वो कैसा है, एंटी सिमेट्रिक। जब भी माइनस रखूंगा तो हमेशा वो माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पर कह सकते हैं। तो इनकी जो पैरिटी होती है, इनकी पैरिटी कैसी होती है, ओड होती है, और इस सिमेट्रिक वेव फंक्शन इसकी पैरिटी कैसी है, यहाँ पर इवन पैरिटी होती है। आएगा समझ में, मतलब कि मैंने यहाँ पर सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिया है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है अगर फंक्शन में कोई चेंज ना हो तो। बट यहाँ से मैं साइन माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी साइन एक्स, और ये इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन वे वेव फंक्शन होते हैं जिनकी पैरिटी क्या होती है, इवन होती है, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। और इसकी एनर्जी आइगन वैल्यू 1 होती है। और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन वे वेव फंक्शन होते हैं जिनकी पैरिटी कैसी होती है, नेगेटिव, मतलब ओड होती है। और इवन ओड को मैंने यहाँ कहा भी था उस टाइम पर, कैसे इवन कैसे ओड, उसी के बेस पर इनकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू -1 होती है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 1 डायमेंशनल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का, उसके 2 इक्वेशन हमने निकाली थी, ये 1 3 5 के लिए, ये 2 4 6 के लिए था। और मैंने कहा था कि यहाँ पर जब मैं इसको रख रहा हूँ माइनस हमेशा, तो हमेशा क्या बन रहा है, ये 1 3 5 के लिए हमेशा क्या बन रहा है, सिमेट्रिक बन रहा है। तो इसकी पैरिटी कैसी हो जाएगी, आपकी इवन हो जाएगी, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। और इसके लिए हमेशा नेगेटिव वैल्यू बनेगी, -x sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ पर इसकी सिमेट्री क्या रहेगी, ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और इसकी पैरिटी क्या होगी, आपकी और होगी। तो अपन पैरिटी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने ये भी प्रूव किया है कि आपका जो हैमिल्टनी ऑपरेटर और जो पैरिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्यूटेशन रूल में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।